कल अपन ने कहां तक देखा था? एनीवन रिमेंबर लास्ट पॉइंट क्या देखा था कल अपन ने? एनीवन कैन रिमेंबर, रिकॉल? क्या देखा था चीजें? पिकल, जॉबलिब, मैंने बोला था पिकल इस्तेमाल करना है, उसके भी रीजंस बताए थे क्यों क्या कैसे। चलो ठीक है। अब पिकल के थ्रू क्या हुआ था जी? हमारा मॉडल सेव हो गया था। बात क्लियर है? बात सही है? हमने अपना जो मॉडल है, हाँ आरओसी वगैरह वो भी देखा था, बट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट, क्योंकि वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने अपना मॉडल सेव कर दिया था। मॉडल सेव क्यों किया था? ताकि हम जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सके विदाउट रिपीटिंग द एंटायर स्टेप्स जो कि हमने लिखे थे। बात सही है? बात सिंपल है। तो क्यों ना इसको डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर यूज किया जाए वापस से, है कि नहीं? चलो अभी कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कूल डाउन हो जाइए, एकदम शांत होकर सुनिए और फुल फोकस के साथ सुनिए। फुल फोकस के साथ सुनिए, एकदम शांत होकर। मैं भी धीरे धीरे बात करूंगा, ज्यादा मैं स्पीड में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है आज का मुद्दा कॉम्प्लेक्स है और मैं एकदम से आपको उसको स्टफ अप नहीं करना चाहता। आई वुड ऑल्सो गो स्लोली, बट मैं भी आपसे चाहता हूं कि आप पहले शांत मन से, शांत दिल से सुन ले। दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, आई एग्री, बट फिर भी थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए पहले, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है आगे मैं जो बात करने वाला हूं उसमें आपका आंसर छुपा हो। आगे थोड़ी देर में मैं बात करने वाला हूं उसका आंसर छुपाओ, तो बस थोड़ा सा शांति से सुन लीजिएगा। चैट में अभी देखने वाला नहीं, क्योंकि भाई इसमें अगर डिस्कनेक्ट हो गया ना भैया मामला ब्रेन से, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं आज के फंडे की, और डायरेक्टली भैया फ्लास्क के जरिए जो है अपन अभी वो सेव्ड अपना जो मॉडल है ना, उसको यहां पे सीधा इंपोर्ट करते हैं और उसके मदद से सीधा उसको डिप्लॉय करते हैं। अब उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती, चीजें होती, कोड होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आवाज आ रही है? यस नो? ये वैसे मैंने करके दिखाया भी था आपको कल एक डेमो ना, कि इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं वेब पेज पे, यानी कि एक तरीके से एपीआई बनाया ना, वेब फ्रेमवर्क, वो चीज हमने की थी। चलो आवाज आ रहा है? यस नो, यस नो, यस नो, परफेक्ट, फाइन, चलो चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके अच्छा, स्टिल द चैट्स आर कमिंग, ओके यस, रिसीव्ड इट, रिसीव्ड इट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये कोड में कुछ मुश्किल है? कितने लाइन का कोड है भाई? कितने लाइन का कोड है? 24 लाइन का कोड है। पहले तो मैं आपका डर निकाल देता हूं। 24 लाइन का कोड है, उसमें से भी कितने लाइन मैंने छोड़ दी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 में से 8 गए, कितने बचे? कितने बचे? 16। यानी कि सिर्फ 16 लाइन का कोड है ये। वो तो इंडेंटेशन के लिए मैंने थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए स्पेस दे रखा है, वो अलग अलग मीनिंग डिलीवर करते हैं। 16 लाइन का कोड है, इसमें क्या डरने वाली बात है? क्योंकि ये 16 लाइन का कोड ही आपका बेसिक इंट्यूशन है ऑफ यूजिंग द फ्लास्क फॉर डिप्लॉइंग योर रिस्पेक्टिव मॉडल। दैट्स एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी आपको ज्यादा व्यतिरिक्त इससे सोचना नहीं है। फिलहाल तो इतने पे ध्यान दीजिए। फ्लास्क क्या होता है भाई? ये व्हाट इज अ फ्लास्क? कैसे काम करेंगे हम फ्लास्क के जरिए? कुछ नहीं भैया, एक आपका वेब फ्रेमवर्क है। वेब फ्रेमवर्क मतलब क्या भैया? एक तरीके से क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। मैंने अपना मॉडल बनाया, ठीक है। वो क्या करता है? कुछ इनपुट वैल्यूज लेता है और एक आउटपुट वैल्यू जनरेट करता है। जैसे कि अभी अपन शुरुआत में हम आइरिस वाला ही फंडा कंसिडर करने वाले हैं, जो हमने आइरिस के लिए हमने सेव किया था ना, गॉसियन एनबी वाला कल का मॉडल हमने सेव किया था। अब वही मॉडल को हम क्या करेंगे? 4 इनपुट देंगे। हम उसको देंगे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, 4 इनपुट देंगे। वो हमें आउटपुट में क्या देगा? 0 1 2। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्या क्लासिफिकेशन की कैटेगरी हम पहले हम समझने वाले हैं। 0 मतलब एक कोई कैटेगरी होगी, 1 मतलब दूसरी कैटेगरी, 3 मतलब तीसरी कैटेगरी, सिंपल सी भाषा में ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आपकी रहने वाली है, ये हम लोगों को भैया एज आउटपुट मिलेगा। अब इसके ठीक बीच में एज ए यूजर के लिए जो इंटरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज जो सर्व होता है, वो जनरेट करने में फ्लास्क हमारी मदद करता है। एकदम ले मैन भाषा में शब्दों का इस्तेमाल मैंने करते हुए बताया। एक सिंपल सा वेब पेज के फॉर्म में आपके समक्ष इंटरफेस रखा जाता है। एक इंटरफेस रखा जाता है जिसके जरिए एज अ यूजर आप अपनी वैल्यूज इनपुट दे सकते हो। वंस यू गिव द वैल्यूज एज अ इनपुट, एक बार वो वैल्यू चली जाए, उसके बाद वो सारी वैल्यूज जो है आपके मॉडल को दी जाती है। अब आपके मॉडल को जब इनपुट वैल्यूज ये 4 मिलती है, वो उस पर वही काम करता है जो कि नॉर्मली कर रहा था आपका, दैट इज नेव बायस क्लासिफायर, क्लासिफाई करना। अब वो आपको इन रिस्पेक्टिव गिवन फीचर्स की एक प्रिडिक्शन देता है, दैट इज 0 and 1। अब ये जो प्रिडिक्शन मेरे मॉडल ने जनरेट की है, वो भी प्रिडिक्शन मेरे उसी इंटरफेस के जरिए यूजर को दिखनी चाहिए। इस काम को अकम्प्लिश करने में फ्लास्क हमारी मदद करता है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल फ्लास्क, सिंपली आप कमांड रन कर सकते हैं वो अपने टर्मिनल पे, या फिर सीधा सीधा अपना जो ये नहीं कहते यार
क्या यार, अपना एनाकोंडा के सेल्स होते हैं ना, हाँ, जुपिटर नोटबुक के सेल, उस पे भी आप रन कर सकते हैं, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इट इज गेटिंग इंस्टॉल, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे सिर्फ आपको ये वाली एक लाइन, देखो ये वाली लाइन तो आपको पता है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये तो पता है। इंपोर्ट पिकल, ये भी अपने को पता है, क्यों? क्योंकि हमें अभी पिकल का इस्तेमाल करके जो पिकल फॉर्म में जरिए उसके जो सेव किया था फाइल हमने, उसको वापस से लोड भी करना है ना। हमने डंप लोड दो फंक्शन देखे थे, यहां लोड होते हुए देख रहे हो, नाम भी भैया मॉडल डॉट पीकेएल था, वही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन ये वाली लाइन नई लग रही है, कुछ न्यू लग रही है। फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क, रिक्वेस्ट क्या होता है, रेंडर टेम्पलेट क्या होता है, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि ये चीजें जो है बेसिकली होती क्या है। फ्लास्क तो ठीक है, जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा वो तो फ्लास्क के जरिए होने वाला है, लेकिन रिक्वेस्ट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, रेंडर टेम्पलेट के जरिए क्या कर रहे हैं, उसको जरा अभी बात को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला तो मैं एक अपना फ्लास्क का इनिशियल कह सकते हैं एक ऐप ऑब्जेक्ट जो है, जिसको हमें बाद में रन करना है, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने उसको बाद में रन किया ऐप डॉट रन, तो वो मैं ऐप जो है यहां पे एक तरीके से अपना इनिशियलाइज कर देता हूं, एक सिंपल ऑब्जेक्ट फ्लास्क का जो है यहां पे इनिशियलाइज कर देता हूं, ठीक है, विद द पैरामीटर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये आपका बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स पैरामीटर रहता है, ठीक है। ये होने के बाद मैं क्या करता हूं, अपना पिकल डॉट लोड ओपन मॉडल डॉट पीकेएल रीड बाइट मोड। अब ये चीज के बारे में आपको सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने कल ही बता दिया था कि जब हमें पिकल का इस्तेमाल करते हुए किसी सेव्ड मॉडल को लोड करना होगा इन द रीड बाइट मोड, तो इस पर्टिकुलर चीज को अकम्प्लिश करने के लिए सिंटैक्स क्या होना चाहिए, वो आपके सामने मौजूद है। तो ठीक है, फिर मेरा यहां पे मॉडल आ गया। अब अगर मेरा यहां मॉडल आ चुका है तो फिर बात क्या बची, अब बात सिर्फ इतनी बची है कि मॉडल तो मेरे पास है। नाउ व्हाट आई वांट कि यूजर से मेरी वैल्यूज आ जाए, यूजर से मेरी इनपुट वैल्यूज मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि मैं इस मॉडल को वो प्रोवाइड कर सकूं अंडर द मेथड प्रिडिक्ट। क्योंकि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जब करोगे और जब प्रिडिक्ट मेथड को ये सभी के सभी आप यूजर की वैल्यूज दोगे, तभी तो जाके वो आपको एक्चुअल जो आंसर है वो जनरेट कर पाएगा, दे पाएगा। तो यही तो उद्देश्य, यही करना है। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं जो कि आपको मेथड जो पता होनी चाहिए, जो राउट्स पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। यही जो आपका रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट वेब पेज रहने वाला है, उसमें राउट वाला फंडा क्या होता है। राउट मतलब देखो, राउट के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक स्लैश डाला हुआ है। स्लैश का मतलब आपका बाय डिफॉल्ट होम पेज, बाय डिफॉल्ट होम पेज। जैसे मेरा साइट ओपन करोगे तो यहां पे एक होम पेज दिखता ना, वैसे हमारा जो ये एप्लीकेशन रहेगा, वेब एप्लीकेशन, उसका एक रिस्पेक्टिव बाय डिफॉल्ट होम पेज के अंदर क्या होना चाहिए, तो वो मैं इस फंक्शन के अंदर बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू इन दिस रिस्पेक्टिव फंक्शन नेम्ड होम, इसलिए मैंने उसका नाम भी होम रख दिया, होम पेज के लिए होम। इसमें मैं क्या बोलता हूं कि भैया आपको जो होम पेज में चाहिए ना, जो दिखना चाहिए ना, उसके लिए भैया रेंडर करो इस टेम्पलेट को, यानी रेफर करो इस टेम्पलेट को। कौन से टेम्पलेट को? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसको रेफर करो। अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देखो आपके यहां पे ठीक यहीं पे है, बताने वाला हूं, डोंट वरी, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल तो मोटी मोटी बात पहले आपके सामने में रख दो, क्या चीजें होने वाली, कैसे होने वाली। तो होम पेज में आपको वही दिखेगा जो कि इस एच टी एम एल पेज में मौजूद होगा। चलो एचटीएमएल पेज पे चलते हैं ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए। ये रहा आपका एचटीएमएल पेज, ये भी कुछ नहीं भैया, गिन के 30 लाइन का कोड है, उसमें से भी अगर स्पेसेस हटा देंगे तो 20 लाइन का कोड हो जाएगा। ज्यादा जानबूझ के मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर जी ये तो वेब डेवलपमेंट का पार्ट आ गया सर, इसमें तो आप एचटीएमएल सीएसएस पता नहीं बूटस्ट्रैप क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या चीजें सर इसमें इंक्लूड रहती है, तो हमें ये क्या करना है क्या? बताने वाला हूं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं, बस थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए, बस जो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं ना वो अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको आना इज नॉट अ नेसेसिटी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा नहीं, कंपल्शन नहीं कि आपको आना ही चाहिए, ये अपना काम नहीं, ये वेब डेवलपमेंट वाले का काम है, बराबर है कि नहीं? लेकिन स्टिल कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक सेंस में अपनी बातें बैठनी चाहिए, अपने को समझ होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल एचटीएमएल का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने में लाया हूं, जो कि शायद आपने 11 ट्वेल्थ में किया होगा, लेकिन नहीं भी किया तो डोंट वरी, यहां पे सिर्फ बेसिक फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल एक ऐसी सिंपल सी लैंग्वेज है जिसको हम लोग विद इन द टैग्स जो है डिफाइन करते हैं, चीजों को विद इन द टैग्स डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो अलग अलग टैग्स है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये एचटीएमएल एक टैग है, तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। एक हेड टैग है, इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग टैग लाइक पॉइंट है। एक मेटा टैग है, एक टाइटल टैग है, एक डिव टैग है, एक बॉडी टैग है, एक फॉर्म टैग है, इनपुट टैग है, बटन टैग है, बीआर टैग है, बराबर है? आप बात समझ पा रहे हैं? दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये वाली जो पार्ट है, या फिर ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हम कंसिडर करने वाले हैं, वैसे यहाँ पे बीआर की जरूरत भी नहीं है ना, यहाँ पे बीआर कोई स्टार्ट नहीं हो रहा फिर खत्म नहीं हो रहा, तो इसकी यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत वैसे है नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। तो इट इज आई थिंक अननेसेसरी चीज, ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया, क्योंकि वो अननेसेसरी क्यों कोड लाइन बढ़ानी ना, क्योंकि वहां पे बीआर के अंदर तो वैसे भी अपन ने कुछ वहां पे लिखा हुआ नहीं है,
तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ तो वहां पे जो है ना टेक्स्ट वगैरह कुछ फीडिंग किया था, बट उसकी इतनी जरूरत नहीं, मैंने उसको सिंपल डाउन किया, बहुत ज्यादा उसको मैंने ब्रेक किया ताकि सिंपल रहे वो चीजें। हाँ, कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट, तो ऐसे अपने टैग्स रहते हैं, उसके अंदर अपन जो है कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे कि अब ये मैं आपको वेब पेज को रेफर करके बताऊंगा कि देखो टाइटल कहां दिख रहा है। जैसे अगर मैंने ये टाइटल रख दिया, देखो ये टाइटल है, ये मेरा रिस्पेक्टिव एनकोडिंग है, ये मैंने रखा है मेटा में, ये मेरा टाइटल है डिप्लॉयमेंट यूजिंग फ्लास्क। उसके बाद ये डिव, ये एक डिवीजन मैंने क्रिएट किया है जो कि रिस्पेक्टिवली क्लास एबीसी बिलोंग कर रहा है, लेट्स कंसीडर दैट भी, इसका कोई इतना यहाँ पे अभी फिलहाल सेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा हेडिंग होगा प्रिडिक्ट द स्पीशीज, जो कि वेब पेज पे आपको दिखेगा। एंड भैया यूजर से मुझे इनपुट भी तो लेना है, तो वो एक फॉर्म नहीं रहता कि फॉर्म भर दो भैया, फॉर्म भर दो। उस फॉर्म में भैया मैं आपको क्या लेने वाला हूं, एक तरीके से रिस्पेक्टिवली यूजर से इनपुट लूंगा। फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन, मतलब फॉर्म में एक्शन क्या रहना चाहिए, तो आपको वो रेफर करना है उसके लिए भैया प्रिडिक्ट यूआरएल को। अब प्रिडिक्ट यूआरएल क्या आने वाला है, कुछ ही देर में आने वाला है, ये देखो ये है, ये आपका जो प्रिडिक्ट यूआरएल है ना, हैशटैग प्रिडिक्ट, देख रहे हैं ना, हैशटैग प्रिडिक्ट। तो ये वो बोलता है भैया एक्शन के लिए उसे रेफर करो, क्योंकि वहीं से बेसिकली चीजें आपकी आने वाली है, और आप जैसी बटन पे क्लिक करोगे आपको अपना प्रिडिक्शन टेक्स्ट दिखने वाला है। ये सिंपल भाषा में बात कह रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या है, इनपुट, मैं बोलता हूं इनपुट टाइप होना चाहिए नंबर। यहां पे मैंने स्टेप साइज दिया है कि भैया कितने, एक मिनट है, यहां पे ऐसी वैल्यूज हो जाती है, स्टेप इक्वल टू 1 दे दिया, सभी का 1 दे दिया, कि अलाउडेड कितने भैया वैल्यू फिगर जो है मेरे रहने चाहिए डेसिमल पॉइंट, तो वो सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो यहां पे मैंने लगाई है। नेम इक्वल टू सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ लगाया। प्लेस होल्डर की भैया अगर वहां पे कुछ वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह पे क्या दिखना चाहिए, एंड ये भी बता दिया कि भैया ये रिस्पेक्टिव जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। कुछ बेसिक बेसिक एचटीएमएल की बातें भैया ये हमने यहां मेंशन कर दी। इसके जरिए हम क्या करेंगे, एक एक इनपुट रिफ्लेक्ट्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे कि पहला लूंगा यूजर से सेपल लेंथ, फिर लूंगा सेपल विड्थ, फिर लूंगा पेटल लेंथ, फिर लूंगा पेटल विड्थ। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये वाली बात होने के बाद ऑब्वियस ही बात है मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो अब ये जो सभी के सभी चीजें ये सबमिट भी तो होनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए। जब सबमिट होगी तब जाके मैं उसको कैच कर पाऊंगा ना, तो सबमिट करने के लिए हम बटन का यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारा टाइप सबमिट का ही है। देख लो आपके सामने है, इसका टाइप सबमिट ही है, और ये उसका क्लास है। क्लास मतलब क्या, टाइप ऑफ बटन, दिस इज अ टाइप ऑफ बटन। अब ऐसे बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, मैंने वन ऑफ द टाइप यहां मेंशन किया है, और उस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा प्रिडिक्ट। और जो एक्चुअल बेसिकली इस फॉर्म के तुरंत नीचे मुझे मेरा प्रिडिक्शन टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब आप बोलेगे सर ये प्रिडिक्शन टेक्स्ट का लॉजिक समझ नहीं आ रहा, ये यूआरएल जो है प्रिडिक्ट का ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेसिक फॉर्मेट तो समझ में आ गया कि आपका रिस्पेक्टिव पेज कैसा दिखेगा। अब जो बचा हुआ लॉजिक है वो यहां पे समझते हैं, जो कि है इस राउट में, यानी कि एक और रिस्पेक्टिव वेब पेज जो कि स्लैश प्रिडिक्ट के जरिए आप विजिट कर सकोगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना, द मोमेंट यू क्लिक ऑन द सबमिट, वहां पे आपका प्रिडिक्ट का पेज आएगा। लेकिन उस प्रिडिक्ट में एक्चुअल में आपको करना क्या है, जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूं तो करना क्या है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट वैल्यूज, मतलब जो भी यूजर ने वैल्यूज उस फॉर्म के अंदर इनपुट की है वो एक्सेप्ट करना है, वो सारी वैल्यूज को फॉर लूप के जरिए, जितने भी भैया वैल्यूज होंगी एक 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 जब तक फॉर्म की वैल्यूज खत्म नहीं होती तब तक मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा और फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा उन सभी वैल्यूज को। बिकॉज मुझे पता है मेरा डेटा फ्लोट में है, तो मैं उन सभी वैल्यूज को फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड आई विल टेक ऑल दीज रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन द फीचर्स। मैं उनका पूरा का पूरा भैया फीचर्स जो है लिस्ट में ले लूंगा। अब मैं ये जो फीचर्स है बेसिकली लिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट आर बीइंग गिवन बाय द यूजर, उनको मैं np डॉट एरे, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, मैं उसको एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं उसको एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्यों करना पड़ता है एरे में कन्वर्ट, बिकॉज व्हेन यू हैव टू गिव मल्टीपल वैल्यूज फॉर योर मॉडल टू प्रिडिक्ट, तो आपको उसको एरे फॉर्म में देना पड़ता है। तो मैंने वही एरे फॉर्म में उसको प्रोवाइड किया मेरे फाइनल फीचर्स के अंदर, वो अभी आ गया एरे फॉर्मेट में। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये आई ना भैया सर जी मजे की बात, अब आई ना मुद्दे की बात कि हाँ अभी हमने क्या लिया, वैल्यूज लिया, वैल्यूज एक एक करके इनपुट लिया, फ्लोट में कन्वर्ट किया, एरे में कन्वर्ट किया। अब वो जो मेरा एरे ऑफ वैल्यूज है वो मैं सर जी फाइनल फीचर्स के पैरामीटर के तौर पे अपने मॉडल को दे देता हूं, लो भैया प्रिडिक्ट करो। अब सर जी जब एक बार वो प्रिडिक्ट हो जाता है, क्लिक हो जाता है, उसके बाद क्या दिखना चाहिए सर, उसके बाद व्हाट शुड बी विजिबल, मतलब एक बार मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले दिखना चाहिए एचटीएमएल का वही पेज, वापस वही दिखना चाहिए। लेकिन 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 इस बार आपको ये जो पहले प्रिडिक्शन टेक्स्ट खाली था ना, अब वहां पे प्रिडिक्शन टेक्स्ट आपको भरा हुआ दिखेगा। वहां प्रिडिक्शन टेक्स्ट देखो, प्रिडिक्शन अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल टू, पहले वो खाली था क्योंकि कुछ इनपुट नहीं था। अब जब आपने सबमिट पे क्लिक किया तो वो प्रिडिक्शन टेक्स्ट शुड बी इक्वल टू स्पीशीज इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या दिखना चाहिए, फॉर्मेट प्रिडिक्शन 0। आप बोलोगे सर अब ये प्रिडिक्शन तो ठीक है, आपने यहां पे सर प्रिडिक्शन ले लिया,
जो कि ऑब्वियसली 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ना। तो सर उसमें से जो भी वैल्यू होगी, आपने 0 क्यों लिखा? बिकॉज आपके प्रिडिक्शन के 0th इंडेक्स में ही रिजल्ट होता है, 1 2 3 बाकी तो कुछ नहीं होता, 0th इंडेक्स में ही आपका रिजल्ट होता है। एक और बार बोल देता हूं, मुझे पता है आप ये सवाल पूछने वाले हो, इसलिए एक और बार बोल देता हूं। प्रिडिक्शन 0 क्यों बोला? क्योंकि 0th इंडेक्स में ही एक्चुअल आपका रिजल्ट होता है, और वही हम चेक करते हैं, या फिर जो जैसे हम आगे देखेंगे चेक करते हैं, या फिर भैया डिस्प्ले करते हैं। सो दिस, यहां तक तो बात होगी क्लियर। यहां मेथड हमने पोस्ट लगाया क्योंकि भैया वैल्यूज हम यूजर पोस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने वाली है आपकी फॉर्म में। यहां पे जो मैंने नेम डिफाइन किया था, मेन जैसे मेन फंक्शन रहता है जहां से अपना प्रोग्राम शुरू होता है, कुछ ऐसे ही समझ लो इसको भी। और यहां पे मैं उस ऐप को रन करता हूं फाइनली डिबग इक्वल टू ट्रू रख के। आप डिबग इक्वल टू ट्रू अगर ना भी रखे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिबग इक्वल टू ट्रू मैंने इसलिए यहां पे रखा हुआ है क्योंकि जब शायद अगर आप किसी वजह से अगर कोई एरर आ जाता है, तो वो एरर आपको उसी वेब पेज पे वहीं पे डिबगिंग में मदद करता है, आपको रीडायरेक्ट करता है कि यहां गलती हुई है, तो यहां गलती किस वजह से हो सकती है? इस लाइन की वजह से। इस लाइन में गलती क्यों हो सकती है? इस वजह से। इस लाइन में गलती हो सकती है इस वजह से। तो ये पूरा बैक ट्रैक करता है आपको डिबगिंग के वक्त। तो इसलिए भैया इसको ट्रू रखा है ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, सिंपल भाषा में बोलूं तो ये चीज। ओके जी, दिस वन इज डन, दिस इज डन, क्लियर। यहां तक फंडा समझ में आ गया। अब फाइनली चलो भैया इसको रन करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप यहां देख रहे हो रनिंग ऑन दिस यूआरएल। वापस से मुझे पता है बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, वापस एक बार दिखा देता हूं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहां मुझे कंसोल में दिख रहा है कि इट इज रनिंग ऑन दिस रिस्पेक्टिव यूआरएल। तो मैं इस यूआरएल को सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूं, यूआरएल को सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूं, और अपना बस भैया इस साइड पे जाता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूं, देखो जी क्या दिख रहा है। अब देखो, मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल के साथ, मैंने बोला था ना बताने वाला हूं, रिलेट करूंगा। डिप्लॉयमेंट यूजिंग फ्लास्क, ये टाइटल है। टाइटल मतलब क्या? ये है, ये जो आपका टैब के ऊपर टाइटल रहता है, ये टाइटल है। ये आपका हेडिंग है, प्रिडिक्ट द स्पीशीज, और ये रिस्पेक्टिव आपके प्लेस होल्डर चीजें हैं, और ये आपका प्रिडिक्ट बटन है। अब मैं क्या करता हूं, आई विल जस्ट पुट आउट द वैल्यूज। जस्ट मैं कोई भी वैल्यूज डाल देता हूं रैंडमली लेट से। बाकी आपको एक्सरसाइज देता हूं कि जो भी आपके डेटा सेट की वैल्यू, वो स्पेसिफिकली आप यहां पे डाल के देख सकते हैं। नो इश्यू इन दैट। मैं बस रिजल्ट आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है ये वेब पे, ये सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं, फ्लो दिखाना चाहता हूं। बाकी तो आप चीजें आगे कर सकते हैं। एक इसमें 2 डाल देता हूं, इसमें 3 डाल देता हूं, इसमें 4, रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूं मैं, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस रैंडमली डाल रहा हूं। एंड जैसे ही मैं प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूं, यहां देखना, यहां देखना, यहां कोई स्लैश, मतलब ये बाय डिफॉल्ट स्लैश ही होता है, मतलब होम पेज है। स्लैश प्रिडिक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? अब देखो मैं प्रिडिक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, वहां पे देखना यूआरएल की तरफ, जैसे ही मैं प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूं, क्या दिखा? एनीथिंग विजिबल? कैन यू सी दिस थिंग? स्पीशीज इक्वल टू 2, स्पीशीज इक्वल टू 2, क्या दिख रहा है? मैं प्रिडिक्ट के ऊपर गया, जैसे ही मैं स्लैश प्रिडिक्ट पे गया, तो मुझे जो पहले वाला था, यानी कि पहले वाला जो मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का टेम्पलेट था, वो तो वैसा ही दिखा, लेकिन अब उसमें प्रिडिक्शन टेक्स्ट ऐड हो गया। उसमें प्रिडिक्शन टेक्स्ट ऐड हो गया, जो मुझे बता रहा है कि आपने यूजर जी जो इनपुट दिया था, वो एक्चुअली सेपल, मतलब सेपल एंड सेपल बिट, पेटल एंड पेटल बिट, जो भी इनपुट दिया था, इट बिलोंग्स टू स्पीशीज 2, नॉट 0 नॉट 1, इट बिलोंग्स टू स्पीशीज 2। ये बात आपको समझनी है, ये बेसिक फंडामेंटल लॉजिक आप तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। लेकिन अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे, मुद्दे पे। अब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग चीजें जो हैं। जस्ट अ मिनट, अपन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं अलग अलग चीजें। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, आफ्टर डूइंग दिस, कंट्रोल+C, ये करना जरूरी है। यू हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस, नहीं तो वो रिक्वेस्ट भेजती रहती कंटिन्यूसली रनिंग रहती है, और आपका जो रिस्पेक्टिवली जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट नंबर हम यूज करते हैं, वैसे तो ये यूआरएल है, देखो इस यूआरएल पे वो रन कर रहा है, तो इसका पोर्ट नंबर क्या है? इसका पोर्ट नंबर होता है 5000, तो वो रन करता रहेगा। इसलिए वो क्या बोलता है स्पेसिफिकली, प्रेस कंट्रोल+C टू क्विट। तो क्विट करना भैया इसको, ये एक अच्छी आदत है। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि देखो हम फास्ट एपीआई पे जाने वाले हैं, फ्लास्क को यूज नहीं करने वाले हैं, तो भैया इसका कुछ डिसएडवांटेज तो होना चाहिए ना सर जी। देख भी लिया, ऑल दो हमने देख भी लिया पूरा कंप्लीट डिटेल में कि फ्लास्क बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, लेकिन सर जी इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये है डिसएडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज। हमें भाई साहब ये चीज में इतनी दिलचस्पी नहीं है। वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग डिफरेंट। हमारा मेन उद्देश्य, फोकस ये नहीं है। आप कहोगे सर जी अगर हम वेब डेवलपमेंट पढ़ते सीखते बैठ गए और जब तक हम वो कंप्लीट करेंगे, तब तक जी शायद डेटा साइंस का स्कोप निकल जाए, क्योंकि वो बहुत अलग फील्ड है, उसमें बहुत सारी अलग चीजें हैं। मुझे भी इतनी भैया उसके बारे में लाइक बहुत ज्यादा ब्रॉड में, बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है।
मेरे को तो भैया जितनी चीजें यहाँ पे जरूरत लगने वाली है मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, उस हिसाब से यहाँ पे चीजें मैंने प्लेसअप की। हाँ अच्छा, इनपुट फील्ड यहां से ली जाती है तो मुझे इनपुट टैग लगेगा। अच्छा मुझे फॉर्म ऐसे एक्सेप्ट करना होता है तो मैंने एक्शन टैग लगा दिया। अच्छा टाइटल क्या होता है, ओके हेड क्या होता है, अच्छा हेडिंग क्या होता है, तो उस हिसाब से मैंने टैग्स यहाँ पे अरेंज किए ताकि मुझे एक विजुअल वे में मैं आपको वेब पेज दिखा सकूं, बस इतना ही है। तो HTML CSS को तो आपको वैसे भी फंडा थोड़ा बेसिक अगर पता होगा तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे चल के जब हम डीप लर्निंग में इस्तेमाल करेंगे ना तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोड आपका बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये बुनियादी चीज साइड में रह जाती है, बुनियादी बेसिक ML लॉजिक साइड में रह जाता है, आप वो HTML CSS ही करते फिरते हैं। तो इसीलिए ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ रिस्पेक्टिवली डेटा साइंस, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग अपने मेन फोकस से हिल जाते हैं, कहीं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। और फिर ये थोड़ा स्लो भी है, ये थोड़ा स्लो भी है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो फिर सर अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज के तौर पे कौन आता है, फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई भी ठीक वही काम कर रहा है जो फ्लास्क कर रहा था, लेकिन इन अ क्विक फास्ट मैनर एंड अ वेरी वेरी इजी मैनर। आपको अगर मैं बोलूं कि आपको फास्ट एपीआई में ये लिखने की जरूरत ही नहीं, तो स्टिल यू कैन गिव अ इनपुट ऑन द वेब पेज, आप इनपुट दे सकते हो, आप आउटपुट रिस्पॉन्स देख भी सकते हो जो जनरेट किया है, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि सही तरीके से सब कुछ काम हो रहा है कि नहीं, यानी कि आप डिप्लॉय करके सब चीजें चेक चुक कर सकते हो बाय यूजिंग फास्ट एपीआई। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना होता है सर, आप चमत्कार की बात कर रहे हो क्या, ऐसा नहीं होता ना सर। नहीं जी है, फास्ट एपीआई के थ्रू ये हो सकता है। चलो उसको देखते हैं, उसको जरा समझने का प्रयत्न करते हैं। चलो ये आ गया भाई। हेलो 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 हेलो, कहां तक भैया आपने सुना था? एवरीथिंग इज फाइन, मतलब ज्यादा कुछ मिस आउट तो नहीं किया आपने? ज्यादा कुछ, हाँ फास्ट एपीआई स्टार्ट हो रहा था, सही है सही है सही है, फास्ट एपीआई स्टार्ट हो रहा था, सही है सही है सही है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ओके परफेक्ट। मैं डर गया यार, मेरी जान निकल गई भैया। मैं बोला ये क्या है भैया, चलो ठीक है। अरे यार ऐसे मत किया करो भाई, यार क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई? कल भी हुआ था यार ये चीज, ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरनेट कनेक्शन तो स्टेबल है मेरा, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी अच्छा दिखा रहा है। चलो ठीक है, वैसे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है जब ये होता है, तो ठीक है कोई नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ आगे विद दिस। ये वाला फंडा तो हो गया था, मैं फास्ट एपीआई को आपके सामने लेके आ ही गया था कुछ इस तरीके से। हाँ तो ये वाला है भैया फास्ट एपीआई का फंडा। हाँ शायद वही, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यार, बट ठीक है चलो, अभी ठीक है कोई नहीं, अभी फिलहाल तो ओके है ना, अभी फिलहाल तो परफेक्ट है ना। चलो आप बोलेंगे सर जी ये क्या कर रहे हैं सर, अभी आपने फास्ट एपीआई का बोला वो सिंपल होता है, लेकिन सर वहां पे तो 16 लाइन का कोड था, यहाँ पे 34 लाइन का कोड सर दिखाई दे रहा है ना? तो ये सर चीज समझ में नहीं आ रही। एक मिनट, वो क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा जूम, अरे यार एक मिनट, हाँ इसको जूम करना तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एक मिनट, आई थिंक सो इसको अपन जो है पूरा सिलेक्ट करते हैं, और क्या होता है जी, नहीं नहीं यार, कंट्रोल प्लस हो जाएगा वो, आई थिंक सो। कमांड प्लस मैक में तो यार मैं कभी ये किया नहीं है, नहीं यार ये नहीं हो रहा यार, कमांड प्लस से भी नहीं हो रहा। हाँ हो गया 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 हो गया, एक मिनट भाई, दिखाई दे रहा है, हो गया परफेक्ट है, नाउ इट इज विजिबल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हेलो यस नो भाई, वापस चला गया क्या मैं? ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कमिंग बैक यार, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी मैं वेरिएंट्स आपको दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। फास्ट फास्ट एपीआई के भी दो वेरिएंट दिखाने वाला हूँ, जिसके जरिए अपन सेम आइरिस वाले फंडे को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक हमारा आइरिस प्रोजेक्ट ही चल रहा है,
ओके, क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट ही चल रहा है, अभी हमने सिर्फ उसका एक वेरिएशन फ्लास्क के जरिए देखा और ये समझ लिया कि फ्लास्क का इस्तेमाल ना करियो बाबा, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है और उसमें चीजें जो है आपको बड़ी लाइक HTML पेजेस, ये CSS पेजेस ऐड करने पड़ते ताकि भैया कुछ अच्छी चीजें दिखे। बट अभी मुझे तो यार डिप्लॉय करने से मतलब है, मुझे ये रंग रंगोटी नहीं बनानी, मेरे को तो डिप्लॉय करना है बस। मेरा तो इतना मकसद है कि क्लाइंट अपनी वैल्यूज इनपुट दे, उसको रिस्पॉन्स देखने को मिले। अब यही उद्देश्य को अगर मैं फास्ट एपीआई के जरिए कर सकता हूं तो व्हाई नॉट। तो इसके आगे अपन वही कंटिन्यू करने वाला है फॉर द फर्दर प्रोजेक्ट, और डीप लर्निंग में तो खासकर, क्योंकि डीप लर्निंग में तो और ये कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है, इसलिए वहां पे तो भैया ज्यादातर तौर पे अपन फास्ट लाइक फ्लास्क को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। बट बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको बता दिया है, उसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप बाकी सब जो भी अभी अपने प्रोजेक्ट, जैसे कि लाइक क्लासिफिकेशन हो गया तो रिग्रेशन आएगा, आउटलायर डिटेक्शन आएगा, क्लस्टरिंग वाला फंडा होगा, तो उसमें वो सब चीजें आप एम्बेड करके सेम कोड को रीयूज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो एक बेसिक ढांचा इसलिए मेरा देने का काम था, वो मैंने आपको दे दिया। मुद्दे की बात करते हैं, फास्ट एपीआई क्या है जी? फास्ट एपीआई सेम है, वही चीज है, बस फास्टर वर्जन है, क्विकर वर्जन है, लाइटर वर्जन है, और भैया एक तरीके से इजियर वर्जन है। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इंप्लीमेंट है फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इतनी सारा तामझाम वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सिंपल बातें सिंपल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। हाँ, इसके भी वेरिएंट्स है, अल्टरनेटिव है, वो सारी चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जिसे बोलते हैं पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूनिकॉर्न। आपको सिर्फ ये जो रिस्पेक्टिव अभी मैं लाइन बोल रहा हूं, इसको वापस एक बार बोल देता हूं, पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूनिकॉर्न या फिर पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, इन दोनों में से अगर कोई आप कमांड रन करोगे तो बेसिकली फास्ट एपीआई तो इंस्टॉल हो जाएगा। यूवीकॉन रन करने के लिए या फिर इंस्टॉल करने के लिए आप पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूवीकॉन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। इतनी सी सिंपल बात है। वंस यू हैव जस्ट इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही इंस्टॉल करते रहेगा, इंटरनेट आपका ऑन रहना चाहिए, ये एक चीज समझ लीजिएगा। अब आप बोलोगे सर ये फास्ट एपीआई है तो फंडा ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन ये यूवीकॉन का मामला क्या है, ये क्यों जुड़ा हुआ है? इट्स नथिंग बट यार, आपका जो बैकएंड सर्वर है बेसिकली, यूवीकॉन सर्वर जो है, वो ये सब कुछ ऑपरेट करने वाला है। ये देखो मैं वही कर रहा हूं, देखो लास्ट में, देखो लास्ट में यूवीकॉन डॉट रन, यही तो रन कर रहा हूं ना मैं, इसी को रन कर रहा हूं। क्या रन कर रहा हूं? जिसमें ऐप मेरा ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट है। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? मैं अपने यूवीकॉन सर्वर भैया एक तरीके से रन करना चाहता हूं, तो वो यहीं से शुरुआत होगी उसको रन करने की। और उसको रन करने के बाद भैया क्या मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट को रन करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करना है, जिसका नाम ऐप है। ऐप क्या है जी? आपका फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट है। रिलेट कर पा रहे हो? थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी बातें, सिंपल सिंपल बातें रिलेट कर पा रहे हैं, बस यही मुद्दा है। उसके बाद भैया आप बोलोगे सर ये क्या है, एक मिनट आने वाला हूं, डोंट वरी, ये बेस के ऊपर भी आने वाला हूं, पाइडेंटिक के ऊपर भी आने वाला हूं, और उसका इस्तेमाल कर भी सकते नहीं भी कर सकते, किस सिचुएशन में कर सकते किस में नहीं कर सकते, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। ये वाला फंडा तो मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक आपको ये बताने की जरूरत नहीं है व्हाट आई हैव डन हियर, है ना। मैंने सिंपली इसको ओपन कर लिया। हाँ, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है, ये टू स्टेप प्रोसेस है जो मैंने अभी यहां पे थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयत्न किया है। मैंने सबसे पहले तो ओपन किया इस फाइल को, पिकल इन, पिकल इन नाम से मैंने इसको सिर्फ अभी तक ओपन किया है, लोड नहीं किया है। तो आप भैया ये ओपन लोड वाले प्रोसेस को इंटीग्रेट एक स्टेप में करते हो, जैसे हमने पहले देखा था, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। पहले फाइल को ओपन करो जैसे हम नॉर्मली किसी फाइल को ओपन करते हैं, और फिर उस फाइल को लोड करो बाय यूजिंग पिकल डॉट लोड। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप दो स्टेप में लाइक डिवाइड भी कर सकते हो और यूनाइट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैंने बोला था भैया हर अल्टरनेटिव बताऊंगा, तो एक्चुअल में हर अल्टरनेटिव बताऊंगा। अब आते हैं भैया गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड, पोस्ट मेथड, कह तो भैया एक ही चीज रहा है, कह तो एक ही चीज रहा है, लेकिन डिफरेंस है। गेट मेथड जैसे अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ये स्लैश टैब दिया है, मतलब आपका होम पेज जो शुरुआत में आपको यूआरएल पे क्लिक करने के बाद जो आपको दिखेगा, उस पे आपको कुछ मैसेज दिखाना है क्या, डलवाना है क्या, तो वो आप रिटर्न के जरिए दिखा सकते हो बाय यूजिंग एनी ऑफ द लाइक जो फंक्शन मेथड आप यहाँ पे नामकरण करना चाहोगे। ये तो मैंने सिर्फ भैया प्रिडिक्ट इंडेक्स ऐसे ही अपना नाम दे दिया है, आप कुछ और रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई थिंक सो। और यहाँ रिटर्न में मैंने रख दिया डिप्लॉयमेंट, हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इतना पार्ट मुझे सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, इसलिए गेट, यानी कि यहाँ पे लिमिटेड कैरेक्टर्स या लिमिटेड इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दिखा सकते हो। लेकिन जो पोस्ट मेथड रहता है एट द रेट ऐप का, यानी उसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि फास्ट एपीआई का, जो आपका पोस्ट मेथड रहता है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से शोकेस कर सकता है। आप बोलोगे सर ठीक है, इसका तात्पर्य तो सर जी यही है ना कि हमें यूजर को इनपुट वैल्यू देने को बोलना है। तो सर वो इनपुट वैल्यू कहां से लेंगे इन टर्म्स ऑफ फास्ट एपीआई? फ्लास्क का तो समझ में आ गया, फास्ट एपीआई में इनपुट वैल्यू सर कहां से लेंगे, बताता हूं ना। एक फंक्शन डिफाइन करेंगे प्रिडिक्ट, जिसमें मैं क्या बोलता हूं, डेटा कोलन आइरिस अंडरस्कोर डेटा। सर ये क्या किया? आइरिस डेटा सर कहां से लिया आपने? यहां से लिया, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस
इंपोर्ट आइरिस डेटा। सर एक मिनट, एक मिनट सर, ये बेस कहाँ से आया सर? ये बेस यहां से आया, बेस डॉट पाइथन फाइल। यानी अभी तक हमने क्या किया है, हमने नॉर्मली ऐसा देखा है ना कि जैसे पिकल हमारा एक रिस्पेक्टिवली एड्रेस होता है, वहां से हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, है ना? जैसे कि फ्रॉम पांडास वी इंपोर्ट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, फ्रॉम एस्केलन वी इंपोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेशन। तो वो एड्रेस रहता है ना, यानी कि इट इज नथिंग बट अ पाइथन फाइल ओनली। वो जो आपका रिस्पेक्टिव एड्रेस है, इट इज नथिंग बट अ पाइथन फाइल। अब उस पाइथन फाइल में से मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई वांट फ्रॉम दैट पाइथन फाइल, मुझे एक क्लास चाहिए होता है, तो वो क्लास में इंपोर्ट के बाद लिखता हूं। तो यहां पे उस क्लास का नाम है आइरिस डेटा। यानी ये जो मेरा बेस पाइथन फाइल है, इसमें से मेरे को आइरिस डेटा ये क्लास इंपोर्ट करना है। अब ये आइरिस डेटा क्लास कहां डिफाइंड है? यहां पे देख लो, इस फाइल के अंदर आइरिस डेटा क्लास डिफाइंड है, और उसमें पैरामीटर कंफर्म आपको यहां कंपलसरीली बेस मॉडल डालना पड़ता है, क्योंकि बेस मॉडल एक ऐसा क्लास है जो कि पेंडेंटिक पाइडेंटिक से हम लोग जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। पूरा फ्लो समझ में आया? नहीं आया तो वापस एक बार बताता हूं, डोंट वरी। यहां पे मैं चीज क्या बता रहा हूं, सुनो। मुझे भैया यहां पे, एक मिनट, नॉट दिस, हाँ ये वाला, मुझे यहां पे भैया डेटा चाहिए जो यूजर ने दिया है फ्रॉम द आइरिस डेटा, मैं उसे ले रहा हूं। अब ये जो आइरिस डेटा है, ये एक क्लास है जो कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूं फ्रॉम द बेस पाइथन फाइल। अब ये बेस पाइथन फाइल में मेरा आइरिस डेटा मौजूद है ये क्लास के नाम पे, और उसमें बेस मॉडल क्लास का नाम मेंशन्ड है, जो कि कंपलसरी डालना पड़ता है, जिसे मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम द पेंडेंटिक एड्रेस। अब आप बोलोगे सर ये पेंडेंटिक होता क्या है, क्योंकि मूलभूत तो भैया हम लोग पेंडेंटिक में आके रुक रहे हैं सर, है कि नहीं? मूल बात तो वही है कि आप पेंडेंटिक में रुक रहे हो, बाकी फिर उससे बेस मॉडल आ रहा है, फिर वो बेस मॉडल आइरिस डेटा के क्लास में यूज हो रहा है, फिर वो आइरिस डेटा आपका बेस रिस्पेक्टिव पाइथन फाइल से वहां पे आपके एबीसी डॉट पाइथन फाइल में इंपोर्ट हो रहा है, फिर वो आप आगे इसका इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन गंगा की गंगोत्री तो भैया पाइडेंटिक ही है ना। तो पाइडेंटिक करता क्या है? कुछ नहीं। आप जब भी पाइडेंट यार ये प्रोनाउंसिएशन क्या है भैया, ये पाइडेंटिक, हाँ पूरा फ्लो बिगाड़ देता है प्रोनाउंसिएशन, पाइडेंटिक। तो ये पाइडेंटिक वाला मामला नहीं, ये क्या करता है बेसिकली, आपके जो भी क्लासेस आप डिफाइन करोगे और उसमें ये बेस मॉडल जो कि हमने पाइडेंटिक से लिया है वो अगर आप मेंशन करोगे, तो बेसिकली जो भी आपके यहाँ पे टाइप्स होंगे, जैसे कि मैंने बता दिया ये मेरा रिस्पेक्टिवली सेपल लेंथ होगा, तो उसका टाइप फ्लोट होना चाहिए, ये हम डिफाइन करते हैं। अगर आपने इसके व्यतिरिक्त अगर कुछ टाइप डालने की कोशिश की, तो वो आपको भैया गलती, एरर जो है वो बताता है। साथ ही साथ भैया एक तरीके से की वैल्यू पेयर की तरह भी काम करता है, कि जब यूजर इनपुट देगा तो आपके ये की होगी, और वो जो यूजर ने इनपुट दिया है सेपल लेंथ के लिए, जो इनपुट आंकड़ा दिया है वो आपके सेपल लेंथ के अंदर स्टोर होगा, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म सेपल लेंथ उसकी यूजर वैल्यू, सेपल विड्थ उसकी यूजर वैल्यू, पेटल लेंथ उसकी यूजर वैल्यू, पेटल विड्थ उसकी यूजर वैल्यू। तो ये की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर जो है ये अपने पास आ जाएंगे। अब ये जब आ जाएंगे बेसिकली अपने पास यहाँ पे उपस्थित होंगे, तो उन्हीं को तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये आइरिस डेटा जो भी रहेगा उसको डेटा नाम से अभी इस्तेमाल में करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? आइरिस डेटा जो रहेगा ये एक तरीके से इसका टाइप है, ऐसा समझ लो, इसका टाइप है डिक्शनरी टाइप, आप ऐसा समझ लो ये टाइप है। तो हम लोग इसे मेंशन कैसे करते हैं पता है क्या? लेट मी जस्ट हैव अल्टरनेटिव फॉर यू। जैसे अगर मैं प्रिडिक्ट मेथड में इनपुट ले रहा हूं, तो ये एक्चुअल मेरा यहां पे इनपुट में लेने वाला हूं, सेपल लेंथ में इनपुट लेने वाला हूं, जिसका टाइप फ्लोट होने वाला है, जिसका टाइप फ्लोट होगा। तो अगर उसी रिलेशन में इसे देखा जाए तो एक्चुअल में तो हम डेटा डेटा में ही लेंगे, लेकिन उसका टाइप जो है वो आइरिस डेटा में मेंशन किया है। बात समझ में आ रही क्या? ले तो हम डेटा ही रहे हैं, बात को समझो, ले तो डेटा ही रहे हैं, लेकिन उसका टाइप जो है वो आइरिस डेटा इस क्लास में मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, फ्लोट 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 फ्लोट। ये बात आपको समझनी है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? या अब समझो इस बात को, अब आगे अब मजा आने वाला, देखो। तो मैंने क्या बोला, डिक्शनरी फॉर्म मेंशन किया, उसी फॉर्म में हमें इनपुट लेना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई एम यूजिंग दिस एज अ डेटा, मैं इसको भैया डेटा नाम से यूज कर रहा हूं ना। तो अब डेटा डॉट डिक्शनरी, तो यहां पे आपका डेटा आ जाएगा। अब डेटा के सेपल लेंथ की जो वैल्यू है वो मैं डिमांड कर रहा हूं, डेटा की सेपल लेंथ की वैल्यू में डिमांड कर रहा हूं, और उसको सेपल लेंथ के अंदर ही मैं उसको इनपुट ले रहा हूं। नाम सेम रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डेटा के सेपल विड्थ, डेटा का सेपल विड्थ मतलब ये डेटा का सेपल विड्थ, ये डेटा का सेपल विड्थ के अंदर मैं वैल्यू डिमांड करूंगा, और वो लेने के बाद मैं सेपल विड्थ के अंदर दे दूंगा। पेटल विड्थ के अंदर लूंगा, पेटल विड्थ के अंदर दे दूंगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा ना, डोंट वरी, बस नामकरण किया, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं यहां पे, सेपल विड्थ की जगह ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखना यहां पे अब एक्चुअल में आपकी यूजर वैल्यूज कैप्चर हो चुकी हैं, ये याद रखना है, एक्चुअल में आपकी यूजर वैल्यू कैप्चर हो चुकी है। तो जो नाम यहां पे आपने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लगाया है, वही वैल्यूज आपको प्रिडिक्ट के लिए देनी है।
फाइनली 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 वी आर गेटिंग दोज वैल्यूज। एंड मैंने सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ ये वैल्यूज प्रिडिक्ट करने के लिए दे दी है क्लासिफायर को, और मुझे प्रिडिक्शन मिल जाता है। 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने लॉजिक कैसा लगाया, क्योंकि मुझे अभी नाम भी प्रिंट करना है, ठीक है। पहले क्या दिख रहा था, 0 1 2 दिख रहा था ना, क्योंकि वहां बहुत कंस्ट्रेंट थे यार फ्लास्क एपीआई में। HTML में फिर से टैग डालो, फिर से वहां दिखाओ, है ना। तो ये टंटा बहुत ज्यादा वहां पे था, इसलिए हम फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमें डायरेक्टली दिखेगा 0 1 2 नहीं दिखेगा, हमें सीधा दिखेगा सेटोसा है क्या, वर्सी कलर है क्या, वर्जिनी का है क्या, ये सब दिखेगा। कैसे? अगर आपका प्रिडिक्शन, अब मैं बता चुका हूं जीरो इंडेक्स क्यों लिया, पहले ही बता चुका हूं। अगर वो भैया आपका आंसर 0 है, प्रिडिक्ट 0 की है, तो वो सेटोसा का क्लास को बिलोंग करता है। अगर वो 1 है तो वो वर्सी कलर को बिलोंग करता है। अगर वो 0 नहीं है, 1 नहीं, तो आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, वर्जिनी का, क्योंकि तीन ही क्लासेस है, एक को नहीं, दो को नहीं, तो तीसरे को ही बिलोंग करेगा, बात खत्म। और फाइनली हम जो ये प्रिडिक्शन, बेसिकली जो ये हमारा जो वैल्यू है, जो हम लोग इसके अंदर लेते हैं फाइनल एज ए इनपुट, उसी को मैं रिटर्न करता हूं विद दिस टेक्स्ट, जो मुझे फाइनल रिस्पॉन्स में दिखना चाहिए, प्रिडिक्शन कोलन इक्वल टू प्रिडिक्शन। अब ये जो प्रिडिक्शन यहां पे होगा, दिस विल बी योर इधर सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, ठीक है। और यहां पे भी सेम चीज मैं कर रहा हूं, इसको रन कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, और यहां पे होस्ट कर रहा हूं इसको इस यूआरएल पे विद द पोर्ट नंबर 5000। आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, यूआरएल भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ अपने सहूलियत के लिए ये चीज यहां रखी है। एंड जब आपको रन करना हो तो यू हैव टू जस्ट ओपन दिस। ओके, तो ये वाला अपना तो इसका चल रहा है ना, जुपिटर नोटबुक का चल रहा है। मैं एक और नया विंडो ओपन करता हूँ। अब ये वाली मेरी फाइल कहाँ पे है, उसके लिए मुझे सबसे पहले सीडी करना पड़ेगा। सीडी आई थिंक ये P2 में ही है, सीडी किया मैंने, चेंज डायरेक्टरी। रन कैसे करना है, पाइथन, पाइथन ले लिया। और मेरे पाइथन फाइल का नाम क्या है, मेन फाइल का, नॉट बेस डॉट पी वाई, नॉट बेस डॉट पी वाई, एबीसी डॉट पी वाई, ABC.py, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, हो गया रन। अब वो बोल रहा है यूनिकॉर्न जो आपका रन कर रहा है कहां पे, इस यूआरएल में, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी करते भैया अपने ब्राउजर में लगा दो, दिखा दो। ये देखो आपको वेलकम पेज क्या दिख रहा है, मैंने क्या बोला था कि आपको जो है क्या दिखेगा, होम पेज में सिंपल गेट वाला फंडा डिप्लॉयमेंट, हेलो एंड वेलकम दोस्तों दिखेगा। अब अगर आपको मेन वाले पे जाना है, यानी कि जो एक्चुअल जहां पे हम इनपुट वैल्यूज देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, स्लैश डालना है एंड डॉक्स, स्लैश डॉक्स, DOCS, बस, और कुछ नहीं है, DOCS, बस इतना ही डालना है, एंटर करो। आपके सामने फास्ट एपीआई का बना बनाया इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें अपने को बोलेगा, देखो गेट वाला तो वही है, मैंने इंडेक्स वाला बताया था, वो तो पहले मैं दिखा चुका हूं, है ना। ये वाला गेट मेथड के जरिए जो मैंने हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स, ये तो पहले दिखा चुका हूं, ये मुद्दे की बात नहीं है। ये मुद्दे की बात है, जहां प्रिडिक्ट मेथड हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये मुद्दे की बात है, जहां पे आप देख सकते हैं यहां मुझे इनपुट वैल्यूज देनी है, और मुझे रिस्पॉन्स मेरा नीचे दिखाई देगा। कैसे? जैसे कि मैं कुछ वैल्यूज ट्राई आउट करना चाहता हूं, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। इनिशियली आप इस पे किसी पे भी क्लिक नहीं कर पाएंगे जब तक आप ट्राई इट आउट पे क्लिक नहीं करते, तो ट्राई इट आउट पे क्लिक करिएगा। नाउ आई विल गो हियर। अब मैं मैनिपुलेट करता हूं चीजें, यूजर वैल्यू दे रहा हूं, सेपल लेंथ एज इक्वल टू 1, सेपल विड्थ एज इक्वल टू 2। हमने 1 2 3 दिया था ना, हाँ, तो 1 2 3 दिया था, तो मैं यहाँ पे भी भैया 1 2 3 देता हूँ, यहाँ पे भी 3 दे देता हूँ, और यहाँ पे 4 दे देता हूँ। सो आई हैव गिवन माई वैल्यूज, ठीक है, मैंने अपनी वैल्यूज दे दी। अब मैं सिर्फ एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, मैं सिर्फ एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, 1 2 3, एग्जीक्यूट हो गया। रिजल्ट कहां दिखेगा, नीचे दिखेगा, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला था, रिटर्न क्या करेगा, प्रिडिक्शन। उसके आगे वो लिखेगा जो भी उसका एक्चुअल क्लास होगा, जैसे वर्जिनिका, जैसे वर्जिनिका। आप बात समझ पा रहे हैं? लेट्स से मैं कुछ और कर देता हूं, कुछ भी रैंडमली यार लगा रहा हूं ना, कुछ भी रैंडमली, अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है, 0 0 0 0 समथिंग, यार कुछ भी मैं रैंडमली लगा रहा हूं। वापस से एग्जीक्यूट पे रन करता हूं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूं, एग्जीक्यूट हो गया। वर्सी कलर बोलता है, बोलता है ये तो वर्सी कलर को सर जी बिलोंग करता है, यानी कि वो मुझे प्रिडिक्शन दे रहा है, वो भी सक्सेसफुली। ये चीज आपको जाननी है, समझनी है, ठीक है। यस 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 यस, बिल्कुल, यस, हाँ जी, काइंड ऑफ दैट, काइंड ऑफ दैट, आप यही समझो इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही? अरे भाई चैट, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और बहुत सारी चीजें बाकी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आप यहाँ पे इसको डिप्लॉय भी कर पा रहे हैं, चीजों को एनालाइज भी कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ इनपुट देके यूजर का आउटपुट भी ले पा रहे हैं। तो ये काफी इजी तरीका होता है कि इनिशियली भैया आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं, इन रिस्पेक्टिव डिप्लॉयमेंट के जरिए सारी चीजें, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम शुरुआत से लेकर अंत तक आपके सामने मैंने रख दिया विद रिस्पेक्टिव फंडा जो हम लोग शुरुआत से लेके आ रहे थे आइरिस डेटा सेट के ऊपर। अब बात थोड़ी आगे करते हैं। इसे मैं क्या करता हूं भैया, क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल C, कंट्रोल C।
इसे करना मत भूलना। जब एक बार आपका काम हो जाए, टर्मिनल पे आना, कंट्रोल सी दबाना मत भूलना, नहीं तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सुन लो इस बात को, जब आप नेक्स्ट टाइम सेम पोर्ट नंबर पे रन करने का प्रयत्न करोगे तो वो बोलेगा पहले से वहां पे एक एप्लीकेशन रन कर रही है, आप उसे पहले बंद करें, फिर उसके बाद इसे चलाएं। तो वो दिक्कत हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सिस्टम पूरा शट डाउन करना पड़ेगा, वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूं इन दिस केस। लेकिन आप बोलोगे सर यार ये बहुत हेडेक है, यहाँ पे दो दो फाइल बनानी पड़ती है कि नहीं सर, दो दो फाइल बनानी पड़ती है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या सर ऐसा किया जा सकता है? देखो एक और ऑप्शन मैं आपके पास लेके आ गया हूं। यहाँ पे आपको कोई अलग से पाइथन फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट हियर। यहां पे गौर से देखो, iris.py एक और नया फाइल बनाया जिसमें मैंने पूरा कोड कॉपी पेस्ट वैसा का वैसा रखा है, लेकिन सिर्फ यहां चेंज कर दिया, दैट्स इट। यहां मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला मुझे सेपल लेंथ एक्सेप्ट करना है फ्लोट टाइप का, सेपल विड्थ एक्सेप्ट करना है फ्लोट टाइप का, पेटल लेंथ एक्सेप्ट करना है फ्लोट टाइप का, पेटल विड्थ एक्सेप्ट करना है फ्लोट टाइप का, मुझे ये एक्सेप्ट करना है। एंड एज आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सेप्टिंग दिस, एक्चुअली ये प्रॉपर फॉर्मेट है। ये देखो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल क्यों करता है पता है? वाई वी आर यूजिंग द दिस थिंग, कि अगर मान लो आपकी पैरामीटर लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, तो क्या आप सब लिखते बैठोगे क्या? इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, प्रिडिक्ट मेथड में इतना पैरामीटर लिस्ट, यानी कि हम हमेशा कोशिश करते हैं, देखो एक नेचर होता है प्रोग्राम का, हमेशा एज अ प्रोग्रामर हमारी ये कोशिश रहती है कि भैया वो जो है विड्थ में आपका प्रोग्राम ना फैले, लेंथ में फैले चलेगा, विड्थ में ना फैले, ये हमारा प्रयत्न रहता है। तो अगर आप ये चीज, अगर आपके पास बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे कि अगले कार्यक्रम में रिग्रेशन वाला फंडा जो अभी हम देखने वाले हैं, जिसमें हाउसिंग का डेटा सेट हमने लिया है, कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटा सेट लिया है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे रिग्रेशन प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत सारे, तकरीबन तकरीबन 8 इनपुट वैल्यूज है, 8 इनपुट वैल्यूज है, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो रेंज बहुत बड़ा हो जाता है, और हॉरिजॉन्टली आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको उसको टालना है, इफ यू वांट टू अवॉइड इट, तो फिर आप यहां पे अलग से पाइथन फाइल लगा के उसे यहां पे वर्टिकली एक्सटेंड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग इट हॉरिजॉन्टली। ये फंडा आपको जानना है, तो अल्टरनेटिव सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो आपके पास इतने कुछ इनपुट डेटा यूजर से लेना लायक नहीं है, तो सीधा सीधा भैया यहाँ पे इनपुट ले लो, ये जो भी वैल्यूज आपने इनपुट ली है सीधा सीधा प्रिडिक्ट को दे दो, प्रिडिक्ट वो कर देगा, और बाकी सारा कंपैरिजन सेम है। यानी कि आपका ये जो ओवरहेड था ना, ये बीच वाला इनपुट लेने का वैल्यूज, ये बच गया, क्योंकि आपने यहाँ पे डायरेक्टली ही प्रिडिक्ट मेथड में ही उनको इनपुट यहाँ पे ले लिया और उन्हीं को डायरेक्टली प्रिडिक्ट मेथड में दे दिया। चलो इसको रन करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू रन इट, है ना। इसको एक बार रन करके देखते हैं, एंड फिर चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, P2 के अंदर ही है, लेकिन इसका नाम अलग है। एक मिनट, हाँ इसका नाम है iris.py। चलो इसको रन किया, अच्छा जी वो उसी सेम यूआरएल पे रन कर रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। एंड अब देखो नजारा कैसा दिखता है। ये किया मैंने, ये आपके सामने आ गया, सक्सेसफुल रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं स्लैश लगाता हूं, डॉक्स लगाता हूं, ये आपके सामने आ गया। अब मैं जब प्रिडिक्ट के ऊपर जाता हूं, अब देखो फॉर्मेट कैसा दिख रहा है। तो यही मैं कह रहा था, अगर आपको ऐसा यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं जब ट्राई आउट पे जाता हूं, तो यहां पे आप वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, सेपल लेंथ 1, सेपल वेट 2, पेटल लेंथ 3, पेटल वेट 4, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर किए, दोनों ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए, ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, जो मैंने शुरुआत में दिखाया था। अब क्या करना है, बस एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करते रिजल्ट में आपको दिखेगा वर्जिनी का, जो पहले भी बता रहा था, जब मैंने भैया आपका पाइडेंटिक का इस्तेमाल करते हुए मैंने जब इंप्लीमेंट किया था, वही सेम रिजल्ट दे रहा था, यहां पे भी सेम रिजल्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ फॉर्मेट कैसा है ना, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि एक यूजर इनपुट दे रहा है, वैसा लगता है ना कि हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, फिर उसमें इनपुट दिया जा रहा है, देन आउटपुट आ रहा है, ये थोड़ा सा फील आता है। तो आप ये इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत दुविधा वाली बात नहीं है। कंडीशंस भी आपको मैंने बता दिए क्लियरली। चलो ये वाला फंडा हो गया जी। कमिंग अप टू दिस, सबसे पहले कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी करने के बाद, अच्छा ये वाली एक चीज हो गई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब जो अगली चीज अपने को समझनी है, नॉट दिस, एक मिनट जी। ओके, कमिंग अप टू दिस पार्ट, हाँ हाउसिंग वाला रिग्रेशन वाला फंडा, रिग्रेशन वाला फंडा, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट अपन लेने वाले हैं रिग्रेशन वाला फंडा। ये क्योंकि अभी वापस से वी आर नॉट गोइंग टू थ्रू ऑल दिस रिस्पेक्टिव स्टेप, वापस से नहीं अपन गुजरने वाले, लेकिन सिर्फ मैं आपको जो है ये एसके लर्न के अंदर का डेटा सेट है, जो कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट है आपका, दिस इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एंड उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ही हम सॉल्व करके उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर ही काम कर रहे हैं। एसके लर्न के अंदर का रियल वर्ल्ड डेटा जो है, कैलिफोर्निया हाउसिंग मतलब क्या है, यहां पे देख सकते हैं आप बहुत सारे आपके जो है रिस्पेक्टिवली फीचर्स हैं,
देयर आर मेनी फीचर्स दैट यू कैन सी, जैसे कि भैया आपका इनकम कितना है, आपका हाउस का एज कितना है, कैलिफोर्निया में हाउस का एज कितना है, उसमें एवरेज नंबर ऑफ रूम्स कितने, एवरेज नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, वहां एरिया का पॉपुलेशन कितना है, उस ब्लॉक का पॉपुलेशन, उस ब्लॉक का एवरेज ऑक्यूपेशन कितना है या क्या है बेसिकली, लैटिट्यूड वाला फंडा है, लॉन्जिट्यूड वाला फंडा है, वो जहां पे आपका हाउस मार्क है उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी मेंशन्ड है, और फाइनली आपको जो टारगेट वेरिएबल है वो है वैल्यूएशन, यानी कि हाउस की वैल्यू क्या है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ $1 लाख पर यूनिट। $1 लाख, मतलब यहां पे अगर आप रेंज देखेंगे तो ये जो रेंज है बेसिकली इट इज फ्रॉम 0.15 से 5, जो आपके टारगेट वैल्यू रेंज है वो 0.15 से 5 तक जाती है, यानी मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी जा सकती है, $5 लाख। 5 लाख। देखो, अगर आपको रिजल्ट में 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या इंटरप्रेट करना है कि उसकी वैल्यू है $1 लाख। अगर 5 दिख रहा है तो क्या आपको क्या सोचना है उसके बारे में, क्या सोचना है कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है भैया, $5 लाख। अब बात समझ में आ रही है, तो इट इज $1 लाख पर यूनिट के हिसाब से चीजें हैं। पर यूनिट मतलब 1 दिखे तो $1 लाख, 2 दिखे तो $2 लाख, 3 दिखे तो $3 लाख। तो इसकी कितनी रेंज आती है आपकी, 0.15 से लेके 5 तक आपकी इस यूनिट की रेंज आती है, जो आपकी वैल्यूएशन रेंज है फॉर दिस रिस्पेक्टिव हाउस। तो इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखे भैया देखो फीचर नेम्स क्या है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डेटा, मैंने फीचर के नेम्स क्या है वो देखा, फिर उसके बाद डेटा देखा किस प्रकार से अरेंज है, कुछ ऐसा डेटा है उसमें बहुत सारे कॉलम है, इसको डेटा फ्रेम में जब मैं डालता हूं, देखो जी ये सब चीजें हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने आज बोला कि वी आर जस्ट प्लेसिंग द लास्ट ब्लॉक इन द वॉल ऑफ योर एमएल। तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स। तो आप डेटा फ्रेम में भी देख सकते हैं टोटल कितना डेटा है, 20,000 रोज है, टोटल कितने रोज है, 20,000 रोज उसमें मौजूद है, टोटल 8 कॉलम्स है, टोटल 8 कॉलम्स आर देयर। टारगेट कॉलम को छोड़ के, इसमें टारगेट कॉलम अभी तक इवैल्यूएशन वाला नहीं, अभी मैंने टारगेट कॉलम ऐड किया तो 9 कॉलम हो जाते हैं। देखो ये अभी मैंने टारगेट ऐड किया उसमें, जो कि आप वैल्यू देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाएगी, कम से कम 0.15 तक जाएगी, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है। तो फाइनली हमें सिंपल सी बात करनी क्या है, हमें इनपुट फीचर्स देने हैं, आउटपुट में हमें ये देखना है कि हमारे उस घर की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो ये आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, रिग्रेशन, क्योंकि यहां पे जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज है। सो दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम जो कि अपन सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया जी, देखो व्हाट आई डिड, ट्रेनिंग टेस्टिंग में मैंने इसको डेटा को स्प्लिट किया, एंड मैं सोचा चलो रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो लीनियर रिग्रेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। जब मैंने लीनियर रिग्रेशन के ऊपर इंप्लीमेंट किया, मुझे समझ में आया ना रे बाबा ना, ट्रेनिंग डेटा पे टेस्टिंग डेटा पे, देखो यहाँ ट्रेनिंग डेटा पे मैंने स्कोर चेक किया, टेस्टिंग डेटा पे स्कोर चेक किया, लीनियर रिग्रेशन फेल हो रहा है। वो बोलता है 62% एक्यूरेसी है, 60% के आसपास स्कोर है, तो ये सही चीज नहीं। तो मैं बोला नहीं हटाओ इसको, एक और रिग्रेसर लाते हैं। मैं बोला रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर लाओ। अब ये मत पूछना ये काम कैसे करता है, डिस्कस कर चुके हैं। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर लाओ जिसमें मुझे नंबर ऑफ ट्रीज भैया 111 चाहिए, शुभ आंकड़ा है ना, तो शुभ आंकड़ा सच में हमारे लिए शुभ निकला। आप देख सकते हैं जब इसको मैंने ट्रेन किया तो 97% ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और 83% टेस्टिंग डेटा के ऊपर एक्यूरेसी आ गई, जो कि इतने बड़े डेटा के हिसाब से ठीक है, मतलब चलो काम चला हुआ है, अच्छा है। और भी हम लोग कर सकते हैं इवैल्यूएट, ये काम मैं आपको अभी देता हूं। मैंने अभी भी क्या किया, पहले लीनियर रिग्रेशन लगाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर लगाया, मुझे कुछ कुछ अच्छा लगा, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। इसे बोलते हैं मॉडल इवैल्यूएशन। आप लगाते हो अलग अलग मॉडल्स पे सेम डेटा, देखते हैं सबसे ज्यादा स्कोर किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्कोर आ रहा है, जैसे कि हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर RFR के लिए हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, व्हाट आई डू, मैं सिंपली हमारे RFR को पिकल के जरिए सेव कर लेता हूं, उस मॉडल को सेव कर लेता हूं एज regressor.pkl, और सेव करने के बाद अब देखो मैंने उससे प्रिडिक्शंस भी निकलवाए, यानी कि आई हैव टू गिव दीज काइंड ऑफ यूजर इनपुट वैल्यूज, और जब मैं यूजर इनपुट वैल्यूज दूंगा तब जाके मुझे एज आउटपुट मेरा वैल्यूएशन मिलने वाला है। ये चीज आपको समझनी है, बात समझो कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं, ये चीजें अंडरस्टैंड करनी। तो यहां तक भैया आ गए। अब अगर मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज, देखो अगर मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज वन थिंग, दैट इज, एक मिनट इसको क्लोज कर देते हैं, हाँ। अब मैं जाता हूं भैया अपने हाउसिंग वाले पे, और ये हाउसिंग वाला फंडा यहाँ पे ओपन कर लेता हूं आपके समक्ष, देखो आपके समक्ष मैंने, हाँ, उसका जो पैरा वाला फंडा है वो भी ओपन कर लेता हूं, देखो जी, ये देखो ये हाउसिंग वाला फंडा है, कोड पूरा सेम है, कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे भैया मैंने पिकल को भी लोड किया है, देख लो regressor.pkl वही नाम है, मैं कोई हेरा फेरी भी नहीं कर रहा हूं, regressor.pkl है वही भैया, regressor.pkl यहां पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, यहां पे वही सेम गेट वाला फंडा, यहां पे वही सेम पुट वाला फंडा, मतलब पोस्ट वाला फंडा, यहां पे वही डेटा हाउस, हाउस डेटा कहां है, हाउस डेटा यहां है, कहां से लिया है, पैरा फाइल से लिया है। पैरा फाइल कहां है, ये देखो पैरा पाइथन फाइल है। पैरा पाइथन फाइल क्या है बेसिकली आपका, उसके अंदर से क्या लिया, हाउस डेटा जो कि एक क्लास है, उसके अंदर क्या पैरामीटर है, बेस मॉडल जो कि क्या है, एक क्लास है, कहां से लिया, पाइडेंटिक से लिया, और उसमें ये सबका टाइप मैंने मेंशन किया। आप बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि यहां पे हमें 8 इनपुट लेने पड़ेंगे, 8 इनपुट लेने पड़ने वाले हैं।
कैन यू इमेजिन 8 इनपुट्स दैट वी हैव टू टेक केयर। तो इस वजह से यहां पे ये पाइडेंटिक वाला फंडा जो है वो चलता है अच्छी तरीके से धड़ल्ले से। कुछ नहीं, यहां पे मैं वैल्यूज सबके एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं यूजर से, एंड एक्सेप्ट करने के बाद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, मैं ये सब भैया प्रिडिक्ट मेथड को यहां पे दे देता हूं। जैसे ही यहां पे प्रिडिक्ट मेथड को मैं देता हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, प्रिडिक्शन मुझे मिल जाएगा। और जैसे प्रिडिक्शन मिलता है, नाउ दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो इसमें होता क्या है, हमारे जीरो इंडेक्स पे एक्चुअल में उस हाउस की वैल्यूएशन वैल्यू है, मतलब क्या वैल्यू है उसकी, कितना कीमत का है, कितने डॉलर का है, वो एक्चुअल में वैल्यू आपको प्रिडिक्शन में देखने को मिलती है। तो आई कैन डायरेक्टली प्लेस अप दिस थिंग हियर, मैं डायरेक्टली उसे यहां पे प्लेस अप कर सकता हूं। और इसका पोर्ट नंबर जो है वो ये है, यूआरएल सेम है, लेकिन इसे अलग पोर्ट नंबर पे रन कर रहा हूं। चलो इसको रन करके देखते हैं भैया बढ़िया तरीके से क्या चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना सीडी करना पड़ेगा P2 की जगह P3, क्योंकि ये फाइल P3 में है। उसके बाद में इसको रन करता हूं, नॉट PY, इसका नाम क्या है, हाउसिंग ना, HOUSING। मैं सेम चीज कर रहा हूं, मैं कोई अलग चीज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रॉब्लम बदला, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदला, मेन स्ट्रक्चर ढांचा वही है, उसमें कुछ चेंजेस किए। आपके सामने अभी इस कोड को रन करता हूं, ये लो जी, हो गया सक्सेसफुली रन। मैं सच बता रहा हूं, इस नजारे को, यूआरएल को आते हुए देखने में बहुत सारे लोग तरसते हैं, एरर बहुत आते हैं जी। रेडी हो जाइएगा, एरर आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना जी। मुद्दे की बात कर रहा हूं, हवा में नहीं उड़ा रहा आपको, मैं रियलिटी दिखाने वाला हूं। एरर तो आएंगे, ओके, लेकिन अगर मेरे कहे हुए स्टेप्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो नहीं आएंगे। थोड़े थोड़े ऑब्वियसली इनिशियली आप कुछ ना कुछ कम ज्यादा कर दोगे, लेकिन चीजों को तो भैया आपको समझना पड़ेगा। तो ये वाला तो बेसिक वही फंडा है, मैंने वही बोला था, डिप्लॉयमेंट हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो वो तो मैंने गेट मेथड में लिखा ही हुआ है। अब मैं जाता हूं डॉक्स में, अब जैसे डॉक्स में जाता हूं, प्रिडिक्ट मेथड में जाता हूं, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वैल्यूज दिख रहे हैं। चलो ट्राई आउट करते हैं, इन वैल्यूज को ट्राई आउट करते हैं। जैसे कि कौन सी वैल्यू है, अरे ये मेरे इनपुट में वैल्यूज थी ना, ये मैंने लिए रखी थी। चलो यही वैल्यूज मैं कॉपी करता हूँ, यहां से कॉपी करता हूँ, आई हैव कॉपीड दिस। मैं यही वैल्यूज देता हूँ जिसके लिए मुझे कुछ प्रिडिक्शन यहाँ पे मुझे मिला था, मैं वही सेम वैल्यूज यहाँ पे इनपुट के तौर पे देता हूँ। तो अभी टाइम लगेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक एक करके इनपुट दे रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे कॉपी भी करना है। अच्छा 41 ही था कि इसको क्या ही कॉपी करना था, सीधा सीधा टाइप ही कर देना था ना भाई। ठीक है, उसके बाद एवरेज रूम्स कितने हैं भाई अपने यहाँ पे, इट इज 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। कितना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है भाई ये लेकिन चलो यहाँ पे अपने काम तो आने ही वाला है वो। तो उसके बाद एवरेज बेडरूम वाला है, अच्छा एवरेज बेडरूम कितना है यहाँ पे, 1 पॉइंट समथिंग, इसे कॉपी कर लो। ठीक है, तो जस्ट टू शो यू कि भैया ऑथेंटिक कुछ रिजल्ट्स आपके सामने दिखाया जाए, इसलिए मैं ये सब मेहनत कर रहा हूँ। 322 कॉपी, नहीं तो आप रैंडम नंबर देख के भी देख सकते हैं, वैसे भी एरर तो आने वाला है नहीं, वो जनरेटेड उसी फॉर्म में है। 2.555 आ रहा है, कॉपी इट। ठीक है, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बच गया सिर्फ 37.88, कॉपी। कई बार कॉमा भी कॉपी हो जाता है ना, तो वो भी एरर देता है, डबल कॉमा हो जाता है ना, तो वो भी एरर देता है, तो दैट ऑल्सो यू नीड टू कीप कॉपी। ये जानबूझ के मैंने वैल्यूज यहाँ पे निकाल के रखी थी ताकि एंड वक्त पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दिया, नाउ आई विल जस्ट एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूं, वैल्यू इज 4.38, दिख रहा है कि नहीं जी, दिख रहा है कि नहीं जी। अब आप बोलोगे सर ये डिफरेंस दिख रहा है सर, 4.33 है यहाँ पे, और सर आपका जो प्रिडिक्शन आया है वो 4.38 आया है जी। अरे भावनाओं को समझिए जरा, यहाँ पे जो है वैल्यूज मैंने कितने डेसिमल प्लेसेस तक दी थी, 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 3, यानी कि ज्यादा डिटेल है, तो शायद उसने और ज्यादा जो पैटर्न एक्सट्रैक्ट किया होगा उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिविएट हुआ है, लेकिन मुद्दा तो 4.3 का ही है। अगर कंसिडर करेंगे तो हम क्या कहेंगे भैया, 4.3 लाख डॉलर, बस यही तो कहेंगे हम फंडा समझ में आ रहा है। तो वो चीज जो है आपकी आंसर फाइनली आपके समक्ष जो है वो आ रहा है। ये एक नेचर जो है फाइनल रिस्पॉन्स के जरिए आप तक मैंने पेश किया। अब मैं सिर्फ इसको क्या करता हूं भैया, ये वाला फंडा हो गया, मुझे सबसे पहले तो इसको स्टॉप करने दो भाई, नहीं तो ये चलता रहेगा। हाँ, इसको मैं कंट्रोल C करता हूं, स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आज का फंडा देखते हैं आउटलायर्स का, आउटलायर डिटेक्शन। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो बेसिक मैंने क्या किया, मेरा एक डेटा देखो इस तरीके से मेक ब्लॉब्स का मैंने डेटा बनाया है, ये मेरा डेटा यहाँ पे मौजूद है। अब बेसिक सेंस में आउटलायर डिटेक्शन कैसे किया जाता है, ये तो आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ लेट से मैं एलिप्टिक एनवलप लगा रहा हूं, आप कुछ और लगा के देख लेना, आप भैया कुछ लेट से डीबी स्कैन लगा के देख लेना, या फिर आइसोलेशन आइसोलेशन फॉरेस्ट लगा के देख लेना, या फिर लोकल आउटलायर फैक्टर लगा के देख लेना। हमने बहुत सारे देखे हैं, उसमें से कोई भी लगा लेना, मैंने सिर्फ यहाँ पे इलेप्टिकल एनवलप लिया, दैट्स इट। तो ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये आपको बताने की वापस मुझे जरूरत नहीं है, ये वही सेम चीज है, ठीक है, जो अभी तक हमने देखी है, की हुई है। ठीक है, ओके।
तो अब ये वाला डेटा जिसके ऊपर मैंने इसे प्लॉट किया, वो डेटा देखो आपके समक्ष मैंने रख दिया। इस तरीके से अगर आप एनालाइज करोगे तो ये भी चीज आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी फॉर्म करती है कि अच्छा जी, इस प्रकार से इस डेटा के बीच में जो है एक्चुअल में तिकड़म लगाया जा रहा है। ये मैंने डेटा इसीलिए यहां पे डिस्प्ले किया है बिकॉज ये आपके एक्स एक्सेस पे होगा x1, और ये जो दूसरा वाला है ये आपके y एक्सेस पे होगा। तो यू नीड टू नो कि कौन सी वैल्यूज एक्चुअल में झुंड में और कौन सी सेग्रीगेटेड है। तो जो सबसे ज्यादा सेपरेटेड आउट होंगी वो आपके आउटलायर्स होंगे, जो आपके अंदर अंदर होंगे वो आपके क्या होंगे, इनलायर्स होंगे, यानी कि नॉट आउटलायर। तो कैसे होता है देखो, मैंने इसको डेटा फ्रेम में डाल दिया। आपके जो भी रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं, ये जो भी रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं, इनको मैंने क्या कर दिया, डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया विद x1 एंड x2, क्योंकि मुझे यही डेटा फ्रेम जो है आगे फीड करना है इलिप्टिक एनवलप को, जहां पे कंटैमिनेशन फैक्टर 0.01। अब देखो जी, जिसने पहले सेशंस नहीं देखे, सच में उनको ऐसा लगेगा कि मैं भगा रहा हूं। सच में मैं खुद कह रहा हूं ना, उनको लगेगा। प्लीज उन सेशंस को देखिए, उसके बाद आपको ये फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चीजें हो चुकी है जी। वी हैव ऑलरेडी डन दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो ये वापस मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं मेन मुद्दे पे फोकस करना चाहता हूं, ठीक है। तो चलो मैं प्रिडिक्ट मंगवाता हूं, जैसे उससे प्रिडिक्ट मंगवाता हूं, उस प्रिडिक्ट को मैं प्लॉट करता हूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रिस्पेक्टिव पॉइंट्स जो है मेरे आउटलायर्स हैं, और जो सेंटर पॉइंट्स है वो मेरे आउटलायर नहीं है। देखो, आप कंटैमिनेशन फैक्टर को कम ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा करोगे तो आपको ज्यादा आउटलायर्स मिलेंगे, अगर कम करोगे तो कम आउटलायर मिलेंगे। मैंने सिर्फ 0.01 रखा है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब मुझे प्रिडिक्शंस देखो दो फॉर्म में मिलती है। एक तो ये अंदर वाले डेटा पॉइंट जो कि आउटलायर नहीं है, वो आपके नॉर्मल पॉइंट है, उसे 1 बोलते हैं, और जो डेटा पॉइंट्स आपके बाहर दिखाई दे रहे हैं वो -1 वैल्यू होल्ड करते हैं। तो इफ इन केस यू वांट टू फाइंड आउट कि भैया कौन कौन से आपके आउटलायर्स हैं, तो यू कैन यूज np.where, जो कि numpy के सेशन में हमने फंक्शन यूज किया था वेयर, उस फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्रिडिक्शन इक्वल टू -1, यानी कि जिस भी सैंपल का प्रिडिक्शन एरे के अंदर -1 वैल्यू देखने को मिल जाएगा, तो वेयर वैल्यू क्या रिटर्न करता है, वेयर वैल्यू क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ द एंट्री, कि वो रिस्पेक्टिव डेटा, वो रिस्पेक्टिव एंट्री जहां पे -1 दिख रहा है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, वो रिटर्न करता है। और वही आउटलायर्स में आपको इंडेक्स वैल्यूज दिख रही है, ये आपके गिने चुने आउटलायर्स हैं जो कि डिटेक्ट हुए हैं। दिस इज द सिंपल थिंग। अगर आपको इन केस ऐसा कोई अनसुपरवाइज डेटा दे दिया गया, यहां तो मैंने डेटा बनाया है, कोई अनसुपरवाइज डेटा अगर आप कंसिडर करते हो, उसके ऊपर भी आप इस प्रकार से सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने आउटलायर्स डिटेक्ट कर सकते हो, उनके जो इंडेक्स वैल्यूज है वो भी फाइंड कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली 30 पे जाता हूं ना, तो 30 नंबर सैंपल पे मेरे डेटा सेट में जो वैल्यूज होंगी वो मेरे आउटलायर है, मैं सीधा बता सकता हूं, क्योंकि मैंने डिटेक्ट किए हैं। अब इसी सेम मॉडल को, जो मैंने यहाँ पे ईई नाम का मॉडल था ना मेरा, ईई नाम का, इलिप्टिकल एनवलप नाम का जो मेरा मॉडल था, उसको मैं पिकल के द्वारा डंप करता हूं, सेव करता हूं, एंड वंस आई हैव डन दैट, अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। चलो इसके ऊपर आ जाओ, अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। इस सेम प्रोसेस के लिए अपन क्या करने वाले हैं जी, देख लो जी, ये आपके सामने मैं खोल देता हूं आउटलायर वाली फाइल, ये आउटलायर वाली फाइल आपके सामने खोल देता हूं। साथ ही साथ जो मुझे मेटा वाला फंडा, यानी कि जो उसमें इनपुट लेना है, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे, इसमें इतनी जरूरत नहीं है आपको पाइडेंटिक, ये पाइडेंटिक यूज करने की इसमें जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि दो ही तो है सर जी, उसको ऐसे भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं है, बाकी सारा कोड सेम है, एवरीथिंग इज सेम। यहां पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कहां से, वेयर डेटा से। वेयर डेटा क्या है भैया, क्लास है, कहां का क्लास है भैया, यहां का क्लास है वेर डेटा, उसमें क्या है भैया, बेस मॉडल, फिर वहीं पे गंगोत्री पाइडेंटिक पे आ जाता है। वही सेम लॉजिक है, प्रॉब्लम बदल रहा है, स्ट्रक्चर सेम है, चीजें मैनिपुलेट हो रही है, बस दैट्स इट। ये चीज जब आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो जी, अब ये आउटलायर डिटेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली दो तो इनपुट लेने ही वाले हैं, वैसे ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो ही है यार, तो पैरामीटर आप यहां मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस केस में बताया था, ऐसे है ना, ऐसे कर सकते हैं, सिंपल है। तो ये आप एक वेरिएशन है जो कि ट्राई आउट कर सकते हो, वैसे बता दिया है मैंने। अब मैं प्रिडिक्ट में क्या करता हूं, x1 x2 दो वैल्यूज लेता हूं, ऑब्वियसली इनपुट तो लेना पड़ेगा ना, उसी के बेसिस पे वो बताएगा कि जो अभी मुझे इनपुट वैल्यू मिली है वो आउटलायर है या नहीं है, वही तो बताएगा आउटलायर डिटेक्ट करके आपको किस तरीके से। देखो, ये मेरा प्रिडिक्शन दे देगा। अब मैं प्रिडिक्शन के जीरो इंडेक्स पे चेक करता हूं, अगर वैल्यू 1 है, इसका मतलब आउटलायर नहीं है। 1 का मतलब होता है आउटलायर नहीं है, तो मैं बोलूंगा प्रिडिक्शन इक्वल टू नॉट आउटलायर। अगर वो -1 है, तो मैं बोलूंगा भैया प्रिडिक्शन इक्वल टू आउटलायर। बात समझियो कि नहीं। और फाइनली जो भी प्रिडिक्शन का टेक्स्ट होगा वो मैं डिस्प्ले करवा दूंगा, वो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा। तो नाम क्या है जी, आउटलायर्स डॉट, अच्छा, आउटलायर्स डॉट py ना, हाँ। तो अब मुझे से मैं इसको रन करता हूं आपके समक्ष, इसको मुझे P4 करना पड़ेगा, ये फाइल P4 में, इसलिए मैंने इसको चेंज डायरेक्टरी किया। एंड हाउसिंग की जगह भी मैं यहाँ पे आउटलायर्स डाल देता हूँ, एस है ना उसमें, हाँ। नाम नाम गौर से डालिएगा, अगर एक भी लेटर इधर का उधर हो गया वो बोलेगा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, तो एरर दे देगा वो, आउटलायर्स डॉट py।
ओके, तो ये फाइल मेरी सक्सेसफुली रन कर रही है इस रेस्पेक्टिव यूआरएल पोर्ट नंबर पे। मैं यहाँ जाता हूँ एंड जस्ट आई विल जस्ट पेस्ट दिस वन, यस। और वेलकम पेज तो यही है आपका। मैं डॉग लगाता हूँ। डॉग लगाने के बाद प्रिडिक्ट पे आता हूँ। यहाँ पे आपके इंतजार कर रहे हैं दोनों इनपुट वैल्यू जो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लेट से 1 दे देता हूँ और 1 दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, डेटा को गौर से ऑब्जर्व करो। आपने को रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझना है। देखो रेंज क्या है जी, X1 की रेंज क्या है, -2 से 5 के बीच में। X2 की रेंज क्या है, -2 से 6 के बीच में, बराबर है। यानी कि इसके मतलब 1 के आसपास, देखो 1 के आसपास जो डेटा होगा ना, वो एक्चुअल में आपके इलिप्स में लाई करेगा। इलिप्स में लाई करेगा मतलब क्या, कि वो एक्चुअल में आपका आउटलायर नहीं होगा। तो जानबूझ के मैंने 1 1 लिया, तो यानी 1,1 मतलब क्या, यहां पे 1 और यहां पे, एक मिनट, ये देखो यहां पे कहीं तो लाई करेगा वो डेटा पॉइंट 1,1 1,1 यहां लाई करेगा। तो वो तो आउटलायर नहीं है। तो मेरे मॉडल ने सही से बताना चाहिए कि तू आउटलायर नहीं है, सही से डिटेक्ट करना चाहिए। तो मैंने तो 1,1 दे दिया। एग्जीक्यूट करता हूं, नॉट आउटलायर। नॉट आउटलायर, बहुत सही भैया, बहुत सही। लेकिन अगर मैं कर दूं आउट ऑफ रेंज की बात, 100,100, 100,100 कर दूं तो फिर सर 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 आउटलायर है। तो उसको बोलने दो ना, उसने भी बोला ना आउटलायर है, तो वो भी तो बोल रहा है प्रिडिक्शन इक्वल टू आउटलायर। यस जी। तो इस तरीके से ये चीजें जो है हमने पूरी तरीके से संपन्न की, समझी। अब एक लास्ट चीज जो मुझे आपके ऊपर छोड़नी, क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें आपने देख ली है, एंटरटेन भी हुए होंगे, समझे भी होंगे, बस एक लास्ट चीज ना मुझे आपको बतानी है, समझानी, वो ये है। जिस प्रकार से हमने ये रिस्पेक्टिव डेटा लिया है, इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लगाया है। डू यू रिमेंबर, क्लस्टरिंग के लिए भी, के मींस क्लस्टरिंग यूज करना, क्लस्टरिंग के लिए भी हमने सेम टाइप ऑफ डेटा ही लिया था, ब्लॉब्स ही बनाए थे। अब बात रिलेट कर पा रहे हैं? आउटलायर्स डिटेक्शन हो या फिर क्लस्टरिंग वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, डेटा तो आपका अनस्ट्रक्चर्ड ही मतलब अनलेबल्ड ही होगा, नॉट स्ट्रक्चर्ड, अनलेबल्ड ही होगा, अनलेबल्ड ही होगा। तो अभी मैं आपको एक टास्क देता हूं, लास्ट वाला। डेटा सेम रहेगा, सब कुछ रहने दो सेम, सब कुछ, लेट एवरीथिंग बी सेम, लेट एवरीथिंग बी सेम। गिव X1 and X2 as input, give X1 and X2 as input, and now you should get two clusters. Now you should get two clusters. This is the cluster number 1, this is the cluster number 2। और जैसे ही आप अपना इनपुट वैल्यू दोगे, तो उसने फिर आपको फाइनल रिजल्ट में, रिस्पॉन्स में दिखाना चाहिए कि वो क्लस्टर 1 को बिलोंग करता है या क्लस्टर 2 को। दैट्स इट, दैट्स इट। तो हमने क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, आउटलायर डिटेक्शन, क्लस्टरिंग, ये पूरे फंडामेंटल लाइनअप को आज क्लियर किया है समझ के, इतने अच्छी तरीके से। आई थिंक सो, होपफुली, इतनी जो मैंने जोर लगाया, मेहनत लगाया, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा मिनट भी डाल दिए मैंने, होपफुली आपको चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। डोंट वरी, इन केस अगर आपको कोई भी इश्यू, दुविधा आती है, प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग को वापस देखिए। फिर भी अगर कोई एरर आता है, आई एम ऑलवेज देयर जी, मुझे सिर्फ एक मैसेज करिए, मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। फिलहाल तो आज के लिए बस आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, रोक देता हूं। प्लीज यार थोड़ा सा जोर शोर मचाइए यार, यस नो का थोड़ा सा जोर शोर मचाइए। अच्छा दिखना चाहिए, फिर फास्ट एपीआई। देखिए जी, अच्छा मैं वही तो कह रहा हूं शुरुआत से, अच्छे दिखने का कोई लेना देना ही नहीं है अक्षय जी। अच्छा दिखने से हम क्या करेंगे भैया, व्हाट वी विल डू? वो तो हम काम दूसरे को भी दे सकते हैं भैया, ये एक काम कर, यूजर इंटरफेस बना दे और मुझे फिर इसके साथ लिंक करना है बस। वो काम अपना थोड़ी ना है जी। हाँ, थोड़ी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार, इतने सारे यस मैं देख रहा हूं यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीर जी, थैंक यू यार, थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू, क्योंकि सच में इट्स लाइक अ रिवॉर्डिंग फॉर मी कि यार, जितना जब आपको डाउट होता है तो मैं खुद से जितना नाराज होता हूं ना, उतना ही जब मैं आपको यहाँ पे देखता हूं कि आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, उतना ही मैं उत्साहित भी होता हूं, अच्छा भी लगता है। थैंक यू यार फॉर दिस। कल से अपन शुरू करने वाले हैं टाइम सीरीज वाला फंडा, बेसिक्स कवर करेंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे जी सबको, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। कल मिलते हैं एक नए मॉड्यूल के साथ। टेक केयर जी, बाय बाय जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे जी। चलो बाय, चलो बाय।